तो PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट के एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ प्रश्न हम लेने वाले हैं, तो देखते हैं और इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, क्या है कि अवनींद्र नाथ टैगोर वाज द लीडिंग पेंटर ऑफ बंगाल। कि भाई अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे वे बंगाल के लीडिंग पेंटर थे, मतलब बहुत ही मुख्य प्रमुख पेंटर थे। ऑप्शंस देखते हैं। क्यू मैंने बता रखा है आपको कि जब एक ही लेटर से दो ऑप्शन शुरू हों तो 80% हमारा आंसर जो है उन्हीं में से होता है। इसके अलावा एस है और आर है, तो कुल मिला के पी वाले को तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं लास्ट लाइन, उससे कुछ क्लू मिल जाए। पहली लाइन से तो कुछ मिला नहीं ना। कभी कभी क्या होता है कि पहली लाइन पढ़ते ही आपको कुछ ऐसा क्लू मिलेगा कि उस क्लू को तुरंत ढूंढो आप, लास्ट को पढ़ते हैं, है ना। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा बिल्कुल। अबव ऑल दिस ग्रेट पेंटर वॉज ए नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये, सबसे अबव बात जो है वो ये कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ना, वे रविन्द्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, भतीजे थे। अब एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं ना, तो ऊपर से हमें कोई समझ में आ रहा है पहली लाइन से न छठवीं से, तो अब इनके बीच में ही हमें कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा इन लाइन के बीच में। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ तो आ रहा है सक्सीडेड और यहाँ आ रहा है ट्राइड। हो गया नहीं हो गया हमारा क्लू कि भाई कोई आदमी सक्सीड कब होगा, सफल कब होगा, जब वो कोशिश करेगा। भाई पहले ट्राई करोगे, इसके बाद ही तो सक्सीड होगे ना आप। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि पी के जस्ट बाद हमें आर चाहिए, और पी के जस्ट बाद आर सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़ के किसी में नहीं है। तो लगभग पहले ही तय हो गया था कि भाई हमारा आंसर जो है 80% चांसेस है कि ए या डी में से होगा। इसके बाद में हमने एक क्लू और ढूंढ लिया कि पी के जस्ट बाद आर आएगा, तो एक पेयर मिल गया हमें कि पी के बाद आर आएगा। तो जब पी के बाद आर आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि इनको हटाओ सबको और हमारा आंसर हो गया डी। अब एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ ना, इसको पढ़ के इसका अर्थ समझ के बता देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो डी आंसर है हमारा। तो क्यू को पढ़ते हैं सबसे पहले कि भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल के बहुत अच्छे पेंटर थे। इसके बाद में क्यू आ जाएगा, ही काउंटर्ड द ब्रिटिश राज थ्रू हिज पेंटिंग्स। उन्होंने ब्रिटिश राज का सामना अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से किया। इसके बाद देखते हैं क्या एस आ जाएगा कि ड्यूरिंग हिज टाइम वेस्टर्न मॉडल ऑफ आर्ट वाज टॉट इन द स्कूल। उनके समय के दौरान कि भाई ये जो पश्चिमी कला है ना, उसे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। इसके बाद पी आ जाएगा, उन्होंने जो है मुगल कला को और राजपूत कला को, राजपूत स्टाइल को जो है आधुनिक बनाने की कोशिश की, टू ऑफसेट देयर इन्फ्लुएंस। ऑफसेट का मतलब होता है समायोजन करना, कि भाई जो ब्रिटिश कला थी ना, या आप कह सकते हो कि ये वेस्टर्न मॉडल आर्ट थी, उसके समकक्ष लाने की कोशिश की, समायोजन करने की कोशिश की, बराबरी करने की कोशिश की, मुगल और राजपूत कला का प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की, और वे अपने इस प्रयास में सफल हुए। ही सक्सीडेड एंड हिज स्टाइल वाज एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल इंडियन स्टाइल। कि वह सफल हुए और उनकी स्टाइल को जो है एक प्राकृतिक भारतीय स्टाइल के रूप में अपनाया गया। तो बात खत्म। तो अगर आपको फटाफट आपने देखा पहली लाइन के बाद ऑप्शंस पे आए ना, जरूरी नहीं है कि यही प्रोसीजर आप फॉलो करें, मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से आप क्या कर सकते हो। पहली लाइन से कोई क्लू मिल जाता है, अच्छी बात है। लास्ट लाइन से कोई क्लू मिल जाता है, अच्छी बात है। ऑप्शन से कोई क्लू मिल जाता है, अच्छी बात है। नहीं मिलता तो फिर इनके बीच में आप पढ़ोगे ना जब लाइन को, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन दिखेगा आपको जो एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ेगा। बस उस जोड़ को पकड़ लेना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो छोटा है, छोटे में तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शंस पे भी आ सकते हो। एक यहाँ से देखना, हिम से शुरू हो सकता है क्या वाक्य, हिम एट आर्म्स लेंथ, तो हिम से शुरू नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा ही दो फटाफट, है ना। 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब 3 ऑप्शंस में भी अगर आप एक चीज़ को ध्यान दो कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी को जो है, ये जो ईडियम है ना, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी से दूरी बना के रखना। बोला जाता है ना कि यार वो बदमाश टाइप का आदमी है, उससे तो थोड़ा दूरी बना के ही चलो, है ना, उससे तो एक हाथ की दूरी रखना ही ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है मामला कि एस के जस्ट बाद आर आएगा। एस के जस्ट बाद आर यहाँ भी आ रहा है, और एस के जस्ट बाद आर जो है इसमें भी आ रहा है, और एस के जस्ट बाद आर जो है इसमें भी आ रहा है। अब क्या इससे शुरू हो सकता है क्या वाक्य, एस से क्या इससे शुरू हो सकता है, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल बेकार। अब आप बेकार कह रहे हो तो किसी को तो कहोगे ना बेकार, उसके पहले किसी आदमी का या औरत का किसी का तो जिक्र करोगे कि गुड फॉर नथिंग। तो एस से शुरू हो नहीं सकता वाक्य, चलो इसको भी हटाओ। अब बच्चा हमारे पास या तो पी आएगा या क्यू आएगा। तो अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं सबसे पहले, हाँ इस ऑप्शन को रखते हैं, तो क्यू सबसे लास्ट में जाएगा, ध्यान देना। तो क्या इज सबसे लास्ट में जा सकता है क्या, द रास्कल इज,
क्या वाक्य इस तरह से खत्म हो सकता है, लास्ट में इज आए उसके, इस तरह से वाक्य खत्म हो सकता है क्या? नहीं ना, तो इसको भी हटाओ। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, ए बिल्कुल हमारा आंसर हो गया, क्यू पी ऐसा। चाहे तो अब इसको पढ़ के देख लो कि क्यू सबसे पहले, द रास्कल इज ए लेजी सल्की, गुड फॉर नथिंग, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, कि वह जो है एक बदमाश है, रास्कल है और आलसी टाइप का आदमी है, उसको जो है दूर रखो अपने से। वो मतलब वो एकदम क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल बेकार टाइप का आदमी है, कोई काम का नहीं है, उसे जो है अपने से दूर रखो। तो बस ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ भी बिल्कुल छोटा सा है ना, तो इसको भी आप जो है फटाफट पकड़ने की कोशिश करते सकते हो किसी तरह से। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे आ रहा है ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, दौरान का मतलब पिछले साल के दौरान, बचपन के दौरान, जवानी के दौरान, इस तरह से होता है ना दौरान। तो दौरान के बाद क्या लगा सकते हो, ड्यूरिंग द ट्वाइस लगा सकते हो क्या, ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान। तो ये एक पेयर हमें पता चल गया कि आर के जस्ट बाद पी आएगा, ये पेयर हमें पता चल गया है ना। देखते हैं, यहाँ भी आ रहा है आर के जस्ट बाद पी, यहाँ भी आ रहा है आर के जस्ट बाद पी, है ना, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। तो एक काम हम कर सकते हैं कि इन दोनों को हम हटा सकते हैं ना। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है। अब ध्यान देना, ऐसा करते हैं हम जो है, चलो इसी को चेक कर लेते हैं पहले, क्या कहना चाह रहा है ना, छोटा सा है, आसानी से चेक हो सकता है, 2 बचे आपके पास। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, है ना, कम से कम जो है 50-50 पे तो आ जाओ कम से कम। जब 50-50 पे आ गए ना तो मामला बहुत आसान हो जाता है फिर, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर आपको। फिर क्या कर सकते हो आप, एक बार पढ़ के भी चेक कर सकते हो। अब देखो आप इसे पहले को कि ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट ईयर, अब मतलब पिछले साल के दौरान क्या किया, पिछले साल के दौरान आई ओनली वेंट फिशिंग ट्वाइस, कि मैं जो है फिशिंग करने गया, मछली पकड़ने गया सिर्फ 2 बार। बस हो गया हमारा आंसर ए। ठीक है, तो ये जो छोटे होते हैं ना, इनको जो है थोड़ा सा आप जो है चारों तरफ से, क्योंकि आंखों में दिखाई देते हैं चारों के चारों ऑप्शन। जब बड़ा एक पैराग्राफ होता है ना तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक होता है, लेकिन उनमें भी कोई क्लू पकड़ा जा सकता है कि भाई जैसे कोई प्रोनाउन दिख जाए हमें, है ना, या फिर कोई कंजंक्शन दिख जाए, या फिर इसी तरह की मतलब कोई ना कोई कनेक्शन दिख जाए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में। तो वो कनेक्शन अगर पकड़ में आ गया तो बस उस धागे के सहारे पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ए, 23 का हो जाएगा हमारा ए। अगला देखते हैं 24, विच हैड सम, इससे शुरू हो सकता है क्या वाक्य, विच हैड सम, विच का जो कि रखता है, विच हैड सम। अब सम क्या, क्या सम के बाद में कुछ आना चाहिए ना, विच हैड सम, सम क्या लगाएं, हैड नो यूज, आई फाउंड ए फर्म। तो सम के बाद देखो तो आप क्या आएगा, सीधा सीधा कंपोनेंट्स आएगा या नहीं आएगा, कि सम कंपोनेंट्स, है ना। अब विच, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई हमें कि यहाँ देखते ही हमें दिखाई दिया कि विच हैड सम मतलब जिसमें कुछ थे। अब कुछ क्या थे, वे कंपोनेंट्स ही होंगे और तो कुछ है नहीं। विच फाउंड ए फर्म, हैड नो यूज, तो हमें एक पेयर पता चल गया कि पी के जस्ट बाद हमें एस चाहिए, पी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो देखते हैं पी के जस्ट बाद एस, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, पी के जस्ट बाद इसमें भी नहीं है। हो गया हमारा आंसर, बात खत्म। बस इतना ही देखना है, कोई भी एक मोटा सा क्लू आपको मिल जाए आपको, तो बस वो पकड़ में आ जाए, है ना। इसके अलावा और हम देख सकते हैं इसमें कि और भाई इसे किस तरह से कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे विच आ रहा है ना, तो विच का मतलब है कुछ क्या, कि भाई मतलब किसी के बारे में बात करेंगे ना, उसके बारे में बताएंगे, कोई किताब होगी, है ना, या कोई चीज़ होगी उसकी, उसी के लिए तो कहेंगे विच। तो विच क्या हो सकता है, हैड नो यूज आ सकता है क्या, या फिर कंपोनेंट्स फॉर विच दे आई फाउंड ए फर्म, वो फर्म है कि मैंने एक कंपनी को पाया, विच हैड सम, जिसके पास की थे, क्या थे, कुछ कंपोनेंट्स थे जो जिन कंपोनेंट्स का उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। तो बस इस तरह से जो है आपने चेक भी कर लिया फटाफट, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 का। अगला देखते हैं, हाँ अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बड़ा है थोड़ा सा, PQRS है ना। वाइल ए स्टूडेंट, जब वो एक स्टूडेंट था ना, अपने स्टूडेंट के दौरान, इन लंदन ही बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, उसने ये जो राजनीति होती है ना, समसामयिक जो राजनीति होती है, उसमें उसने जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान देना आप, क्या ध्यान देना, यहाँ ही आया है, यहाँ भी ही आया है, यहाँ भी ही आया है। तो ही तो तब आएगा ना जब आप किसी व्यक्ति का कुछ नाम बताओगे। भैया ही कब बोलते हो आप तभी तो बोलते हो ना कि भाई राम जो है फला फला स्कूल में पढ़ता था, फिर वह जो है अक्सर खेला करता था, तो वह लगाया आपने। वह कब लगाया, पहले आपने उस व्यक्ति का उल्लेख किया,
तो राम है, सीता है, गीता है, पहले आप उसका उल्लेख करोगे, उसी के बाद में आप उसके लिए प्रोनाउन लगाओगे। तो वेल्स, ये कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है किसी का नाम है ये, है ना। तो वेल्स वाज ए ब्रिटिश ऑथर, कि भाई जो वेल्स जो था वह एक ब्रिटिश लेखक था, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन। और ये साइंस फिक्शन का मतलब है ये जो उपन्यास वगैरह लिखे जाते हैं ना, काल्पनिक विज्ञान फंतासी के जो उपन्यास लिखे आते हैं, अर्लीस्ट मतलब शुरुआती जो काल्पनिक विज्ञान संबंधी उपन्यास लिखे गए उनके लिखने वालों में से एक था। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा वाक्य जो है क्यू से शुरू होगा। और ऑप्शंस पे आओ आप, तो ऑप्शंस में भी मैंने बता रखा है कि अगर एक ही लेटर से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं तो 80% चांस हमारा आंसर जो है ना उन्हीं में से होता है। तो ये भी पक्का हो गया। अब हमें एक तो बात पता चल गई हमें कि भाई क्यू सबसे पहले आएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं और क्या क्लू इसमें से हो सकता है ना। एक बात तो हमें ये पता चली कि जो है जहाँ तक कि क्यू सबसे पहले आएगा। इसके बाद दूसरी बात आप देख सकते हो, एक चीज़ का ध्यान देना, हाँ इसको देखो, बट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ही लेटर रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप टू स्टडी साइंस इन लंदन। अब बट का प्रयोग कम करते हैं हम, बट का प्रयोग करते हैं जब दो विरोधी बातों को जोड़ते हैं ना हम, कि भाई उसने ऐसा किया लेकिन ये था मामला, है ना। जब कोई दो विरोधी बातों को जोड़ना हो ना, तो उसने बाद में क्या किया, स्कॉलरशिप को प्राप्त किया, और टू स्टडी साइंस इन लंदन, कि लंदन में विज्ञान के अध्ययन करने के लिए उसने जो है बाद में स्कॉलरशिप को प्राप्त किया। चलो ठीक है। अब अगर आपको ये वाक्य पता पड़ गया, अब इसको देखना ऊपर वाले को, कि जब वाइल ए स्टूडेंट इन लंदन, जब वह लंदन में एक स्टूडेंट था, उसने राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो पहले उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और वो लंदन में प्रवेश लेगा, या पहले इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा? सीधी सी बात है, पहले उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, वो लंदन में जाएगा, फिर वो पढ़ना शुरू करेगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि आर के बाद जो है पी आना चाहिए। तो आर के बाद पी जो है इन दोनों में ही आ रहा है, इसके बाद भी आ रहा है आर के बाद पी, और इसमें भी आ रहा है आर के बाद पी, है ना। ही केम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास, बस इसको हमें चेक कर लेना है, मिडिल क्लास फैमिली, एंड वाज अप्रेंटिस टू ए ड्रेपर एट द एज ऑफ 15, कि भाई वह जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, लेकिन एंड वाज अप्रेंटिस, और वह जो है सहायक था किसका, ड्रेपर। ड्रेपर का मतलब होता है जो कपड़े बेचने वाले व्यापारी होते हैं ना, उसको बोलते हैं। वह कपड़े बेचने वाले का जो है एक तरीके से क्या था, सहयोगी था, है ना। तो ये पता चला हमें, पहली लाइन हमें पता चली कि सबसे पहले आएगा क्यू। इसके बाद में आप देखो कि इस लाइन को अगर हम लिख देते हैं कि भाई वो मिडिल क्लास से आता था और जो है कपड़े बेचने वाले का जो है उसने अब सहयोग की तरह जो है काम किया, लेकिन बाद में उसने स्कॉलरशिप को प्राप्त किया ताकि वह लंदन में अपनी पढ़ाई कर सके। बस हो गया हमारा आंसर बी। तो इस तरह से आगे से पीछे को जोड़ो, पीछे से आगे को जोड़ो, है ना। धीरे धीरे जो है ना, आप जब जितना अभ्यास करोगे ना इनका, उतना फास्ट होने लगेगा ये काम। अगला देखते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा बी। अगला देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हिज हैंड से शुरू हो सकता है क्या वाक्य, हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट। तो अगर आर है कहीं तो हटाओ उसे, ऑप्शन को बिल्कुल हटा दो, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एक चीज़ और ध्यान देना, When the policeman told him to keep, जब पुलिसमैन ने उससे कहा टू कीप, क्या कीप करने के लिए, कीप स्टबर्नली रिफ्यूज करने के लिए, कीप द थीफ ऑलमोस्ट, कीप हिज हैंड्स अप, पुलिसमैन ने उससे कहा कि अपने हाथ ऊंचे रखो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और ही वुड शूट, अन्यथा पुलिसमैन ने कहा कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और ही वुड शूट। तो एक पेयर हमें मिल गया, एक जोड़ा हमें मिल गया कि एस के साथ आर आना चाहिए। देखते हैं इसके साथ आर बिल्कुल कहाँ आ रहा है, जस्ट एस के बाद आर, एस के बाद आर। एक तो यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, बस हो गया हमारा आंसर। एक बार पढ़ के देख लो इसे, जिसमें बात खत्म हमारी। तो सबसे पहले मैंने बोला क्यू, कि द थीफ ऑलमोस्ट स्टबर्नली रिफ्यूज्ड। स्टबर्नली का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल जिद्दीपन के साथ, बिल्कुल अड़ियलपन के साथ, है ना, बिल्कुल हठी रवैया होता है ना आपका, जिद्दीपन के साथ। तो थीफ ने अब ऑलमोस्ट आ रहा है, तो थीफ ऑलमोस्ट क्या किया उसने, लगभग मना कर दिया उसने, बिल्कुल जिद्दीपन के साथ जो है चोर ने ये इनकार मानने से मना कर दिया। क्या मानने से मना कर दिया, व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम, जब पुलिस वाले ने उससे कहा कि या तो अपने हाथ ऊंचे रखो या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बस हो गया हमारा आंसर QPSR। अगला देखते हैं, द प्रैक्टिशनर इज ए मेंबर ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल पहले लाइन में हमें क्लू मिल गया। मैंने कहा ना कई बार, तो पहला मेंबर ऑफ। अब मेंबर ऑफ किसका मेंबर, किसका सदस्य, क्या ये लगा सकते हैं मेंबर ऑफ, बेस्ड ऑन द थ्योरी। यहाँ पे मेंबर ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान देना, मेंबर ऑफ, किसका मेंबर, यहाँ पे बेस्ड ऑन द थ्योरी। तो अगर आर से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो वो तो हमारा ऑप्शन जो है हो सकता है क्या, देखो हटाओ, आर के जो भी ऑप्शन है उनको हटाओ, है ना। अगला देखते हैं, अब आर से गए, अब हमारे पास बचा कि इन दोनों में से कोई आएगा क्यू में से ना। तो बिल्कुल पता चल गया कि अब दो हैं ऑप्शन, दोनों ही क्यू से शुरू होने, तो पहला वाक्य में पता चल गया कि क्यू आएगा। तो सबसे पहले हमने लगा दिया क्यू,
कि द प्रैक्टिशनर इज अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन, कि जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर मतलब जो प्रैक्टिस करता है ना किसी चीज़ की, वह किसका मेंबर है? एक ऐसे व्यवसाय का मेंबर है जिसकी स्थापना 1874 में हुई। व्हेन एंड्रयू टी, जब एंड्रयू टी स्टिल, अब इसके बाद में हमें लगाना है कि क्या आना चाहिए ना, स्टिल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल, इसके बाद में एस लगाएं या आर लगाएं, है ना। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एस या आर। देखते हैं एस या आर क्या बिल्कुल सही बैठेगा, है ना। स्टिल क्या हो सकता है? स्टिल डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है इजाद करना, ए ड्रग लेस टेक्निक ऑफ क्योरिंग डिसीज, है ना। कि भाई उसने क्या किया? इजाद किया, एक ऐसी तकनीक को इजाद किया जिसमें दवा नहीं देनी पड़ती, ऑफ क्योरिंग डिसीज, है ना, क्योरिंग डिसीज। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? पी लगाओ, बाय मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर। मैनिपुलेटिव जो है ना, मैनिपुलेट का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना किसी चीज़ को, हड्डियाँ जो होती है ना जॉइंट, उनको इधर उधर करना, फिक्स करना उनको, है ना। कि भाई उसने क्या किया? स्टिल डिवाइज्ड ए ड्रगलेस टेक्निक ऑफ क्योरिंग डिसीज, कि भाई क्यों है दवाओं को क्योर करने की कोई जो है तकनीक निकाली जा सके, मसाज के द्वारा या कुछ मैनिपुलेट करके हड्डियों को इधर उधर प्रोसीजर्स। ए टेक्निक, अब देखो टेक्निक बेस्ड ऑन द थ्योरी, टेक्निक जो कि आधारित थी, देख रहे हो ना कि भाई बेस्ड, क्या बेस्ड होगा, क्या आधार होगा? वो टेक्निक थी बेस्ड, है ना, किस चीज़ पे? थ्योरी दैट इलनेस में बी क्योर्ड, कि भाई बीमारी को क्योर किया जा सकता है, बीमारी का उपचार किया जा सकता है बाय द अनड्यू प्रेशर। अब प्रेशर कहाँ पे? प्रेशर ऑफ डिस्प्लेस्ड बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, कि भाई जो हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, नसें होती हैं हमारी, है ना, तो ये क्या है? इधर उधर हो जाती हैं। डिस्प्लेस का मतलब है अपने स्थान से खिसक जाना, तो इन पर जो है ठीक तरह से प्रेशर देके मामला ठीक किया जा सकता है। तो बस इस तरह से हमने देखा, तो एक के बाद एक जो है ना बिल्कुल कनेक्शन मिला हुआ है सबका, तो बस हमारा आंसर हो गया ए। तो 27 में हो जाएगा हमारा QSPR, है ना, कि भाई लास्ट में यहाँ पे आ रहा है टेक्निक, तो टेक्निक क्या होगी? किसी पे बेस्ड होगी, आधारित होगी, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर आप क्लू देखने की कोशिश करोगे तो जो है प्रश्न आपकी पकड़ में आएगा। अगला देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ए वोल्केनो, ज्वालामुखी, इज एन ओपनिंग और रप्चर। रप्चर का मतलब होता है एक तरह की दरार, जब कोई चीज़ फट जाती है ना तो उसको बोलते हैं रप्चर, है ना। कि ए वोल्केनो, है ना, ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग और रप्चर इन ए प्लेनेट्स सरफेस, कि भाई कोई भी प्लेनेट होता है उसकी जो सतह होती है उसमें कोई ओपनिंग या कोई दरार पड़ जाती है ना, तो वहाँ से जो है वोल्केनो निर्मित होता है ना। कि वोल्केनो क्या है? ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक दरार है, मतलब जो किसी जो प्लेनेट होता है उसमें से एक दरार में से फट जाती है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एक चीज़ ध्यान देना, बिल्कुल एकदम पकड़ में आ रहा है तो जो चीज़ पकड़ में आ रही है ना फटाफट उसी को पकड़ा करो तुरंत। यहाँ भी ओपनिंग है, दिस ओपनिंग अलाउस, अब ये लिखा हुआ है ना दिस, तो दिस का मतलब है कि इसका मतलब है हम इसके बारे में कुछ उल्लेख कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम इसका उल्लेख कर चुके हैं, तभी तो हमने लगाया दिस। जब हम बोलते हैं कि भाई ये रहा दिस, दिस का मतलब है कि भाई पहले हमने कुछ बात बता दी, इसके बाद में हम इसके बारे में बोल रहे हैं कि दिस ओपनिंग, पहले हमने ओपनिंग के बारे में बात कर दी। भाई ओपनिंग क्या है? वोल्केनो है। वोल्केनो क्या है? एक ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग होती है ये मैग्मा को अलाउ करती है। मैग्मा क्या होता है? धरती के अंदर एक गर्म तरल जो भरा होता है ना, जो कि ज्वालामुखी के दौरान निकलता है, उसको बोलते हैं मैग्मा, लावा। दिस ओपनिंग अलाउज मैग्मा, ऐश का मतलब है राख, एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस। तो यह जो ओपनिंग होती है ये अलाउ करती है जिसके माध्यम से लावा, राख, गैस जो है सरफेस के ऊपर आती है, ज़मीन से निकल के और सरफेस के ऊपर बाहर आती है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई पहले के जस्ट बाद में हमारा पहला जो ऑप्शन होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा, एक ही है स्टार्ट। ये लो, हो गया हमारा पूरा खेल खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अब इसके अलावा, पूरा की पूरा बस आप आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, है ना। अब आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक बार इसको पढ़ के देख लो चारों, अगर आपके पास टाइम, और नहीं है टाइम, अभ्यास करोगे ना आप तो दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ऑप्शन दिख गया ना आपको, कहीं भी एक छोटी सी हिंट मिल गई और आप श्योर हो गए उसके बारे में कि 100% आप श्योर हो, तो बस उसको टिक करो और आगे बढ़ो। अब एक बार आप इसे जो है सॉल्व करके देख लेते हैं, पूरे को पढ़ लेते हैं कि भाई ये तो पता चल गया हमारा कि भाई यही है आंसर, तो लेकिन इसको जो है एक बार अर्थ समझ लेते हैं इसका, कि वोल्केनो एक दरार होती है ना, प्लेनेट की सरफेस पे पड़ती है, तो जो ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के माध्यम से लावा, गैस जो है सरफेस के ऊपर आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एस बोला जा रहा है ना। वोल्केनोस आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, कि भाई ये जो ज्वालामुखी होते हैं जनरली पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? जमीन के अंदर जो है ना कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स या तो दूर जा रही होती हैं या पास आ रही होती हैं ना, उनके एक दूसरे के ऊपर मिल जाने से, चढ़ जाने से या नीचे खिसक जाने से जो है ना ये ज्वालामुखी बनते हैं। इसके बाद में पी देख लो, इरप्टिंग वोल्केनोस कैन पॉज मैनी हजार्ड,
कि भाई वोल्केनो का फटना, इरप्ट का मतलब होता है फटना, कि वोल्केनो ज्वालामुखी का फटना, पॉज का मतलब है खड़े करना, कि भाई ज्वालामुखी का फटना, हजार्ड मतलब खतरे, ज्वालामुखी का फटना कई खतरे खड़े कर सकता है। इसके बाद में देख लो आर, वॉल्केनिक ऐश कैन बी अ थ्रेट टू एयरक्राफ्ट, कि भाई ज्वालामुखी से ये जो राख निकलती है ना, यह हमारे विमानों के लिए खतरा साबित हो सकती है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, सो कॉल्ड वॉल्केनिक विंटर्स, कि भाई ये जो ज्वालामुखी होते हैं, हैव कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक फेमाइन, कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है विनाशकारी, फेमाइन यानी अकाल, कि भाई ऐतिहासिक रूप से इन ज्वालामुखी ने जो है ना मानव के लिए काफ़ी सारे विनाशकारी अकाल जो है पैदा किए हैं। बस हो गया कारण। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, वरना इसका आंसर तो हमें तुरंत देखते ही मिल गया था। अगला देख लेते हैं, थोड़ा छोटा है तो जल्दी ढूंढ पाएंगे इसका आंसर, है ना। तो अब इसको मैं क्या हो सकता है, अराइव्ड से शुरू हो सकता है क्या वाक्य, अराइव्ड वर्ब, अराइव्ड से शुरू हो सकता है क्या कोई वाक्य, तो हटाओ हटाओ। द स्टूडेंट्स, भाई देख रहे हैं हम 29 है ना, नहीं 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 नहीं, ये क्या है कि द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो द स्टूडेंट्स अराइव्ड, ये तो हो सकता है, बिल्कुल 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 ये हो सकता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि भाई ये नहीं है, बस इतना सा सोच रहा था मैं इसको, है ना, PQRS सोच रहा था। अगर इतना सा है ना वाक्य, तब अराइव्ड से शुरू नहीं हो सकता वाक्य, है ना, कुछ कुछ देना पड़ेगा उसे, देयर टीचर अराइव्ड, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे तो पहले लिखा हुआ है, भाई सब्जेक्ट तो हमें दे ही दिया, फिर तो वर्ब के आने में क्या दिक्कत है। तो द स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो द स्टूडेंट्स, अब क्या लगा दें हम यहाँ पे, विथ रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है आदर, है ना। तो इसमें हम लगा सकते हैं, देखो इसको देखना है क्लू को, टचड द फीट ऑफ, टच किया जाएगा, किसको टच किया जाएगा, चरणों को ही तो टच किया जाएगा ना, टचड द फीट ऑफ, चरण छुए जाएंगे। अब ऑफ आ गया तो किसके चरण छुए जाएंगे, देयर टीचर के चरण छुए जाएंगे। तो हमें एक बात पता चली कि पी आएगा, ठीक है, टचड द फीट ऑफ, है ना, टच किए किसको किया जाएगा, फीट को टच किया जाएगा, और ऑफ आ रहा है यहाँ पे किसके, मैं कह रहा हूँ ना, इनको पकड़ने की कोशिश करो आप, प्रोनाउन, है ना। इसके अलावा ये जो आते हैं ना प्रीपोजिशन आते हैं ना, ये क्या क्लू देते हैं हमें, कंजंक्शन, इनको पकड़ने की कोशिश करो। अब फीट ऑफ, किसके फीट, भाई देयर टीचर, है ना, उनके जो एक तरीके से टीचर हैं उनके फीट। देख लो, ज़्यादा मत देखो, बस इन तीन कॉम्बिनेशन को देख लो, कहीं ये तीनों का जोड़ा है क्या, PSR एक साथ कहीं आ रहा है क्या, PSR बिल्कुल एक साथ चाहिए, ये रहा, हो गया हमारा आंसर। हटाओ इन सबको। अब एक बार पढ़ के देख लो, चाहे तो ना मानो तो इसे, है ना, क्यों लगा दो इसके आगे। द स्टूडेंट्स अराइव्ड, स्टूडेंट्स पहुंचे, और अब देखो एंड लगा हुआ है, एंड, अब क्या करेंगे वे, एंड टचड द, और उन्होंने टच किया फीट को, चरणों को, किसके चरणों को, उनके टीचर के चरणों को, विथ रेवरेंस आदर के साथ। बस बात खत्म। अगला देखते हैं, वाइल जब, हु वाज फ्रॉम नेपाल, अब देखो यहाँ पे ये हु आया है ना, तो अब हु किसी किसी के लिए तो आएगा ना, किसी व्यक्ति के लिए तो आएगा ये हु, कोई तो होगा हु। तो आई वाज वॉकिंग आ सकता है क्या, विद माई ब्रदर, हाँ माई ब्रदर आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, कि ब्रदर हु वाज फ्रॉम नेपाल, है माई ब्रदर, है ना, कि मतलब ब्रदर के पीछे आ सकता है, संभावना बनती है, ब्रदर हु वाज फ्रॉम नेपाल, या फिर मॉन्क हु वाज फ्रॉम नेपाल। अब इन दोनों में से या तो लास्ट में क्यू आएगा या फिर लास्ट में आर आएगा, तो देखते हैं। तो देखो क्यू तो आ नहीं रहा लास्ट में ना, तो यहाँ आ रहा है क्यू, है ना, तो क्यू तो आ नहीं रहा लास्ट में किसी के भी, है ना, तो क्यू तो आ नहीं रहा लास्ट में, तो क्यू हटा दो, तो लास्ट में आएगा आर, ये हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ भाई हमने छठवां ऑप्शन पढ़ा, छठवें ऑप्शन में लिखा हुआ है हु वाज फ्रॉम नेपाल। अब हु किसके लिए आ सकता है, या तो ब्रदर के लिए आ सकता है या मॉन्क के लिए आ सकता है। हमने जब ऑप्शन में चेक करने की कोशिश की तो क्यू तो हमें मिला ही नहीं लास्ट में, है ही नहीं क्यू लास्ट में, तो इसका मतलब है कि आर सबसे लास्ट में आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आर जब सबसे लास्ट में आएगा तो हमारा ऑप्शन या तो ए है उत्तर, या फिर हमारा आंसर बी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ हमें मेहनत बचाने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है जितने हो सकते हैं, और हल्का सा ध्यान देते ही दो ऑप्शन जो है आपके हट जाएंगे, 50% आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमें देख लेना है, तो क्या लगा दें अब यहाँ पे। अब बात रह गया मामला QS या SQ, इन दोनों में से कुछ आना है। वाइल आई वाज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था। अब जब मैं चल रहा था तो क्या लगाएं अब उसके लिए, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब ये देखो इन आ रहा है, मतलब कहाँ पे, इन द फील्ड का मतलब है कि इन द फील्ड मतलब मैं चल रहा था, कहाँ चल रहा था, कोई तो जगह होगी ना जहाँ मैं चल रहा था, तो बस इसके जस्ट बाद हमें ये लगाना पड़ेगा, वाइल आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड विद माई ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ, आई मेट अ मॉन्क, मैं एक सन्यासी से मिला और वो सन्यासी जो है नेपाल से था। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा ए, P Q
नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा ना, एस आ जाएगा, हाँ, कि भाई पी आ गया सबसे पहले, और वाइल आई वाज वॉकिंग पी हो गया, इसके बाद में एस आ गया, इन द फील्ड है ना, तो एस आ गया, और इसके बाद में आ गया विथ माई ब्रदर, और उसके बाद में आ गया आई मेट ए मॉन्क हु वाज फ्रॉम नेपाल, है ना। तो ये ए नहीं, ये हो जाएगा बी, है ना, पी एस क्यू आर, कि भाई जब मैं चल रहा था, अब चल रहा था तो कहाँ चल रहे थे साहब आप, फील्ड में, मैदान में चल रहे थे, विद माई ब्रदर, ब्रदर के साथ चल रहे थे, और आप उस दौरान जो है एक सन्यासी से मिले जो कि नेपाल से था। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, पी एस क्यू आर। बस इस तरह से, तो इस तरह से अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो आसान हो जाएंगे ये पी क्यू आर से ना, कोई वो ज़्यादा वो नहीं है, पढ़ने का खेल है सारा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली और अंतिम ट्रिक जो है वो यही है कि आप रीडिंग करोगे तो रीडिंग करते करते एक सेंस आप में डेवलप होगा जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, और उस कॉमन सेंस के माध्यम से जो है आप हिंट ढूंढने में जो है मतलब सक्षम बन पाओगे कि भाई कैसे जल्द से जल्द जो है हिंट को तलाशें, है ना, और वो हिंट वर्ड मिलते ही आपका काम बन जाएगा।